आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो, 2 मिनट के लिए है ना, आप वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग माइंडसेट को समझने की कोशिश करो। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है पता है? इसमें और इक्विटी रिसर्च में क्या अप्रोच में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। जमीन और आसमान का डिफरेंस है। यहां पर क्या आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर रनिंग करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है? मतलब यहां पर मेरा काम क्या पल्स ऑफ मार्केट्स को पकड़ना होगा, पल्स ऑफ स्टॉक्स को पकड़ना होगा, सेक्टर्स को पकड़ना होगा, है ना, कि कौन से सेक्टर ओवर परफॉर्म कर जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं आज, और आप अभी जाके देखोगे, तो क्या ऑलमोस्ट फिनेंशियल सेक्टर, और उसमें भी कौन सा पता है, जो एनबीएफसीज हैं, समझ रहे हो आप? मैं बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दो अलग अलग क्लासिफिकेशन है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो जो फाइनेंशियल, जैसे मैक्स फाइनेंशियल्स, ठीक है, जैसे मुथूट फाइनेंस, इस तरीके के स्टॉक्स क्या अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर खड़े हैं, या अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं? जो नीचे गिरे हुए थे ना, उनमें 5-5, 7-7, 8-8% की बाइंग आई है भाई। यहां पर है ना, यहां पर मेरा, आप खुद सोच के बताओ, मैं आपको एग्जैक्ट समझाऊंगा कितने लोग हैं जिनका जेन्युइन रीजन रहा है कि सर मेरे को एक्चुअल में समझ नहीं आता कि इक्विटी रिसर्च के लिए अगर जाऊं तो क्या अप्रोच रखूं, वैल्यूएशन के लिए जाऊं तो क्या माइंडसेट रखूं। भाई बहुत डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस है। इक्विटी रिसर्च में मैंने जो बताया आपको कि पल्स ऑफ मार्केट और सेक्टर समझ के आपको क्या हर इवेंट को उस पैमाने पे नापना है कि इसका इंपैक्ट ऑन स्टॉक प्राइस क्या होगा, बस पीरियड, खत्म हो गई बात। क्या यही इसी के अराउंड पूरा का पूरा गेम सेट होता है क्या अपना? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि ये हुआ तो इसका स्टॉक प्राइस पे क्या इंपैक्ट है। अगर आज उसने बोला कि हम एक नई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जैसे जुबिलेंट फूड्स ने बोला, मान लो कि हम है ना एक ग्रीक योगर्ट का नया फ्रेंचाइज लॉन्च कर रहे हैं, ये इन हाउस फ्रेंचाइज होगा, इसका डोमिनोज पिज्जा से कोई लेना देना नहीं है, बट पोजीशनिंग जो होगी वो हम करेंगे इसकी पूरी इंडिया में। और जो हमारी एक्सपर्टीज है डोमिनोज को एक स्टोर से 700-800 स्टोर तक खड़ी करने की, 1200 स्टोर तक खड़ी करने की, वो पूरी एक्सपर्टीज मैं इसमें लगा दूंगा। अब ये जो न्यूज है, क्या इसका इमीडिएट इंपैक्ट का एनालिसिस इक्विटी रिसर्च वाला करता है ना, कि इसका क्या, आप बताओ क्या क्या इंपैक्ट आना चाहिए? इज इट अ पॉजिटिव? आपको सुनने में अच्छा लगा, मजा आया ना सुन के कि हाँ यार कुछ अच्छा हो रहा है जीवन में, है ना, कि एक नई ब्रांड, कारण क्या, नई ब्रांड ओपन हो रही है ग्रीक योगर्ट की, है ना, कि अफोर्डेबल ग्रीक योगर्ट्स, क्योंकि डोमिनोज तो अफोर्डेबिलिटी पे बहुत हिट करता है हर बार। तो इससे क्या टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा मेरा, बहुत बड़ी चीज है ब्रो ये चीज। आज के टाइम क्यूएसआर के स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यूएसआर मतलब वाव मोमोज, क्यूएसआर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, वाव मोमोज, बाकी जो दूसरे कंपनीज है, पिज्जा हट, डोमिनोज, केएफसी, ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं। क्या ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी टॉप लाइन बढ़ाने के लिए? टॉप लाइन बढ़ाना है तो नए स्टोर खोल के टॉप लाइन बढ़ा रहे हैं, वाह जी वाह। ये कौन सी बात है, समझना। तो ये सब चीजें आपको इक्विटी रिसर्च में समझनी है। इक्विटी रिसर्च में आपका ऑब्जेक्टिव होगा कैश बनाना, मेरे को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है। वैल्यूएशन में आपका जो माइंडसेट होगा, यही सेम न्यूज है जुबिलेंट फूड वर्क की। बट पता है आप क्या, स्टॉक, अच्छा, आपके लिए स्टॉक प्राइस कुछ मायने रखता है कि अगर अपन वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं तो? स्टॉक प्राइस आइसोलेशन में भाई, मेरे को कोई लेना देना नहीं स्टॉक प्राइस है ना। कारण क्या है, स्टॉक प्राइस मेरे कंट्रोल में है क्या? स्टॉक को मैं, वो प्राइस बोलने की कोशिश कर रहा है ना आपको, क्या वो वैल्यू बोल रहा है, क्या प्राइस बोल रहा है? प्राइस तू और मैं मिलकर डिसाइड करेंगे मार्केट का स्टॉक प्राइस। स्टॉक मार्केट का प्राइस आप और मैं कैसे मैनिपुलेट कर पाएंगे मार्केट? दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द स्टॉक। मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा उस पर कोई व्यू नहीं है। चलो व्यू बनाओ, चलो एक काम करते हैं, लेट्स सी, समझ नहीं। जितनी मेरी मेमोरी है, नायका 1250 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था।
जितना मेरे को याद है, मतलब 1250 करोड़ के वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ था बेसिकली। 1250 के पी पे लिस्ट हुआ था बेसिकली, और 1 करोड़ का ही वैल्यूएशन था उनका उस टाइम पर, 1 करोड़ का अर्निंग था, तो उसके अगेंस्ट 1250 का टोटल मार्केट कैप था। क्या आपको लगता है कि 1250 रुपए प्रति शेयर के भाव पे नायका बहुत महंगा स्टॉक है, या 400 रुपए के भाव पे लेंसकार्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली स्टॉक है, या 7,500-8,000 रुपए के भाव पे एचएल बहुत कॉस्टली स्टॉक है? समझ रहे हो? प्लीज अंडरस्टैंड। क्या करें इसका? चलो आपको लगता है, आपका परसेप्शन, तो मत खरीदो। इससे कुछ होगा क्या? क्या आप मार्केट पे कोई इंपैक्ट डाल पाओगे क्या? क्या आपके इस परसेप्शन के लिए दुनिया आपको पैसा दे रही है क्या? क्या कोर्ट में जज आपके परसेप्शन को ओके बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। वो आपके वैल्यूएशन को तवज्जो देगा। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, वैल्यूएशन क्या इक्विटी रिसर्च में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बट इक्विटी रिसर्च में क्या वैल्यूएशन के अलावा और 2550 चीजें होती है? वहां पर क्या मैनेजमेंट पे स्केप्टिसिज्म रखा जाता है? मैनेजमेंट का भी एनालिसिस करा जाता है। तो वैल्यूएशन जो है ना, वो पार्ट नहीं है इक्विटी रिसर्च का। इक्विटी रिसर्च एक एक्टिविटी है, उसमें भी क्या अरे तू सब्जी लेने जाता है तो वैल्यूएशन परफॉर्म करता है यार, दिमाग में क्या बात कर रहा है तू? मशरूम कोई तेरे को 300 रुपए में देगा एक टोकरी, तो लेके आएगा क्या? तू बता हाँ के ना। मशरूम खाया है ना, लेके आएगा क्या एक टोकरी? 50 रुपए की चीज है ना यार। दिमाग में करा ना वैल्यूएशन, क्या, ये तो 50 रुपए में मिलता है मेरे को। वो रिलेटिव वैल्यूएशन रन करा तूने। किस चीज के रिलेटिव रन करा? तेरे प्रीवियस एक्सपेंस के एक्सपीरियंस के रिलेटिव। है ना, पड़ोस की दुकान में तो 50 रुपए मिल रहा है भाई साहब। आप क्या रिलेटिव बेसिस पे वैल्यूएशन करते हो? एवरीडे करते हो? रोज करते हो? डीसीएफ करने के लिए मेरे को एक्सेल शीट की जरूरत है। ठीक है? तो इक्विटी रिसर्च में ना और 2550 चीजें होती है। मैनेजमेंट एनालिसिस करना होता है मेरे को फॉरेंसिक एनालिसिस करना होता है, मेरे को क्या टेक्निकल एनालिसिस पे जाके चार्ट्स रीडिंग भी करनी होती है। चार्ट परसेप्शन समझना है ना मार्केट का। अरे धंधा कितना भी अच्छा चल रहा हो, समझना मेरी बात, क्या ऐसा भी हुआ है सालों तक कि बिजनेस बहुत सोना चल रहा है जी, लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस में कोई मूवमेंट ही नहीं है? ऐसा हुआ है। 2002 से 2006 तक बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है। 2012 से 2019 तक बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है। क्या 2020 ने पोजीशन चेंज कर दी मार्केट की? लोगों को करोड़पति बना दिया 2020 ने भाई। जो लोग लिस्टेड स्टॉक्स को लिस्ट करा करा के बैठे थे सालों से, सर 10 साल हो गए, कंपनी का मार्केट कैप 300 करोड़ के ऊपर जा ही नहीं रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ, आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो टिक टैक टो करके कोई भी रैंडम कंपनी सिलेक्ट कर लो 2020 में जो एग्जिस्ट करती थी, अगर वो आज भी बिजनेस कर रही है और बिजनेस सही साठ चल रहा है, तो क्या स्टॉक 10 गुना हो चुका है उस कंपनी का? कोई भी कंपनी उठा ले तो। ठीक है, समझना। तो ये सारी चीजें है ना, मेरे को एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट समझनी पड़ती है। मुझे क्या क्लाइंट के लिए सही प्राइस पे एंट्री और सही प्राइस पे एग्जिट भी प्लान करना पड़ता है। दैट इज पार्ट ऑफ इक्विटी रिसर्च। समझना। 2020 के बाद ऐसा क्या हुआ? क्या रिटेल मनी आना शुरू हो गया जबरदस्त? आप देखो ना, पिछले महीने 24,800 करोड़ रुपए का एसआईपी आया था, और लास्ट टू लास्ट मंथ आया था, और लास्ट मंथ भी लगभग वही अमाउंट आया है ना। एंड क्या ये हम क्लोज टू 17 मंथ्स इंडिया ने क्या रिकॉर्ड ब्रेक करे थे एसआईपी के? हर महीने 17 महीने तक, हर महीने। भाई मेरे यहां से एकदम परफेक्ट जा रहा है वीडियो। ठीक है, मेरे यहां से वीडियो एकदम परफेक्ट जा रहा है। आप एक बार अपना नेट चेक कीजिए। ठीक है, मेरे यहाँ से एकदम परफेक्ट है वीडियो में, कोई लैग नहीं है। ठीक है, एंड डोंट डिस्टर्ब मी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अगर लैग हो रहा है तो। सिंसियरली आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम इन माय फ्लो, प्लीज लेट मी बी इन माय फ्लो, एल्स आई हैव टू टर्न ऑफ द चैट्स। ठीक है, मतलब मैं बहुत हम्बली आपको बोल रहा हूँ, अगर किसी भी तरह की आपको अभी कोई टेक इशू आ रहा है तो आप अभी ये क्लास छोड़ दो। ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग देख लेना, इसकी रिकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट मिलेगी आपको। ठीक है ना? बट मैं इस समय लाइव में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं क्लास रोक के टेक इशू सॉल्व कर दूं। I'll try to tell the numbers in English, don't worry. Now understand. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्विटी रिसर्च के लिए क्या मेरे को 24 इंटू 7 इंटू 365 का जुनून चाहिए क्या मार्केट का?
मेरे आसपास ऐसे ही लोग रहेंगे जो मार्केट्स में सर ये तो आपने वैल्यूएशन पढ़ाते-पढ़ाते इक्विटी रिसर्च को ग्लैमराइज़ कर दिया। नहीं, बिल्कुल ग्लैमराइज़ नहीं करा। आप समझ नहीं रहे हो। इक्विटी रिसर्च से क्या बहुत ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ है वैल्यूएशन। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। आप सिर्फ़ इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि आप जो काम कर रहे हो, उसका एंड इम्पैक्ट क्या है। आप अगर इंडिया के सबसे पॉपुलर सेलिब्रेटेड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हो, कि आपकी रिपोर्ट के लिए लाखों लोग इंतजार करते हैं कि लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में सर की रिपोर्ट आएगी, दक्षदीप सर की या इमरान खान सर की रिपोर्ट आएगी, अपन वेट करते हैं। क्या आप जिस स्टॉक पे रिपोर्ट निकालोगे वो स्टॉक 5%, 10%, 15% उछल जाएगा इन अ सिंगल डे? है ना? 100%। क्योंकि अगर आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग बाय करेंगे ना। तो बाय डिफॉल्ट ही स्टॉक जंप कर जाएगा। ठीक है? बट बट अगर आप इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, तो यहां पर क्या आप 10-15% के गेम के लिए खेलते हो क्या? आपका इंपैक्ट क्या? भाई तू कंपनी की कंपनी बिकवा देगा। फंड रेजिंग होगी तो क्या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी। सिंगल टिकट क्लाइंट की बात कर रहा हूं मैं दोनों के एक्सट्रीम पे जाके बात कर रहा हूं ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने एक को ऊपर रखा है दूसरे को नीचे रखा है। डेफिन अरे सुनो ना, क्यों कमजोर टारगेट रखना है? क्यों आपको टारगेट रखना है कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बुटीक फर्म ज्वाइन करोगे जिसमें 2 लोग हैं और तीसरे आप आए हो? क्या आपको ऐसे सेटअप में काम करना है? नहीं, मुझे ऐसे सेटअप में काम करना है। एक बात समझ लेना, क्या आप कंपनी के लिए कभी भी एम्बिशियस बनोगे? कभी भी किसी ब्रांड के लिए एम्बिशियस नहीं बनना है कि मेरे को गोल्डमैन में काम करना है सर, मेरा सपना है ये। मेरे को जेपी मॉर्गन में काम करना है। दैट कैन नेवर बी अ बिग ड्रीम। यू आर ड्रीमिंग टू स्मॉल। द रीजन इज तू सपना संजो के बैठा है सालों से। उसको जब तेरे को निकालना होगा तो क्या सिंगल ईमेल करके निकाल देगा वो तेरे को? तेरे को मौका भी नहीं देगा। तू ऑफिस में घुसने की कोशिश करेगा, तेरा आईडी कार्ड काम नहीं करेगा मेरे भाई। जहां तूने काम करा है 8 साल 10 साल, ऐसा होता है। गूगल में लोगों ने 17-17 साल काम करा, पहुंचे आईडी कार्ड काम नहीं कर रहा है ना। तो अपने को है ना अच्छी कंपनी नहीं खोजनी है, अपने को क्या अच्छा बंदा खोजना है। जब वो इंटरव्यू में आपसे पूछता है ना कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस और डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, पूछता है ना, हर इंटरव्यू में मौका मिलता है, कितना भी खराब इंटरव्यू रहा हो आपका। अपने ये चीज तो पूछनी है कि सर आई एम रियली वेरी सॉरी बट आई हैव 2 क्वेश्चंस एंड नॉट वन। है ना? ये लिख लेना कहीं। आई हैव 2 क्वेश्चंस बट नॉट वन। द रीजन इज जब आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एक क्वेश्चन पूछने की और आप 2 पूछ रहे हो, तो क्या ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि यू आर नॉट। कई लोग क्या, नो नो सर आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर, थैंक यू सो मच। आप ऐसा करके उसको मना कर रहे हो, तो आप क्या दब चुके हो पूरी तरीके से पैर के नीचे। भाई हम इतना नॉलेज लेके जाएंगे, भीख थोड़ा ना मांग रहे सामने वाले से। भीख नहीं मांगना है। इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, इंटरोगेशन नहीं होना चाहिए, कन्वर्सेशन होना चाहिए कि आपके वैल्यूएशन पे बात हो रही है, आपकी किसी पीयर कंपनी पे बात हो रही है, आपके सेक्टर पे बात हो रही है, ग्रोथ ड्राइवर्स पे बात हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे बात हो रही है और आप उस पे फ्लॉलेसली बात कर पा रहे हो। क्या ये ऑब्जेक्टिव है क्या कोहर्ट के एंड में आपके लिए? है ना? समझना। तो जब इंटरव्यू में आपको मौका मिलेगा तो आप उससे 2 क्वेश्चंस पूछेंगे सर। नंबर 1, सर आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ डज माय डे लुक लाइक्स, राइट? और हाउ डज अ डे ऑफ द पोजीशन आई एम जॉइनिंग लुक्स लाइक, कि भाई मेरा दिन कैसे कटेगा, मतलब मैं क्या-क्या काम करूँगा, अगर आप उसमें थोड़ा इलैबोरेट कर पाए तो। एंड आई वुड बी फॉर्च्यूनेट टू बीइंग द मेंटी ऑफ whom, या who would be my mentor for this role, right? Or who would be my team leader? Just wanted to understand these 2 things. The reason is तू किस व्यक्ति के साथ काम कर रहा है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? अगर उस बंदे की हिस्ट्री रही है 10 साल गोल्डमैन सैक्स में काम करा है, 3 साल जेपी मॉर्गन में काम करा है और 2 साल किसी बड़े फैमिली ऑफिस में काम करके उसने अपनी एक छोटी-सी बुटीक फर्म खोली है जिसमें 8 लोग हैं। समझना। क्या ऐसे 8 लोगों की कंपनी में मैं जाना पसंद करूँगा? बिल्कुल पसंद करूँगा। द रीज़न इज़ यहां पर जो मेरे को लर्निंग वो व्यक्ति दे पाएगा ना, क्या वो गोल्डमैन सैक्स के प्रॉपर कॉर्पोरेट सेटअप में नहीं मिल सकती मेरे भाई?
मैं आपको बताता हूं, गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट नाम की क्या नई नई करते हुए 1,1500 पोजीशंस हैं इंडिया में खाली। और वहां पर पता है काम क्या करवाते हैं आपसे? रिसर्च का काम कराएंगे, डेटा निकलवाएंगे, हर जो काम कराना है वो काम करा देंगे डील का। आपको नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट। बच्चे को क्या लगता है ना कि मैं पूरी की पूरी डील एंड टू एंड क्रैक करूंगा। एज इफ कि पहली बार जब क्लाइंट ने अप्रोच करा तब से लेकर के डील क्लोज होके चेक आने तक सब कुछ मेरी आंखों के सामने होगा। आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी होगा? यू विल बी जस्ट डूइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर डील। आपको हवा भी नहीं होगी कि क्या हो रहा है जो काम आप कर रहे हो। आज आपको बोलेंगे कि स्टील सेक्टर के ऊपर आप मेरे को थोड़ा निकाल के दो, कल आपको बोलेंगे आप गोल्फ पे निकाल के दो, परसों बोलेंगे पेट फूड मार्केट पे निकाल के दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? आपको यू वुड नेवर बी अंडरस्टैंड द इंटायर इंपैक्ट ऑफ इट यार। और पता है क्या होगा? मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। यहां पर 10 साल का ही टाइम है बस, कुछ भी करने के लिए जो आप करना चाह रहे हो, कुछ भी करने के लिए। कारण क्या है? एक बार अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली कहीं पर भी, तो उसके बाद क्या आप सिर्फ और सिर्फ पीपल मैनेजमेंट का काम करते हो और बिजनेस लेके आते हो। बस ये दो चीज करते हो। एक, मेरे को धंधा लाके दे। दूसरा, तू लोगों की छुट्टी ओके कर। इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं है तेरे पास। आपको अगर क्लाइंट्स डेफिनेटली, और क्या हर फील्ड में सेल्स करनी ही पड़ेगी 10 साल के बाद? या तो फिर मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट कर लो। बिग फोर में भी जो पार्टनर्स सेल नहीं करते हैं, क्या उनको एकेडमिक पार्टनर्स बोल दिया जाता है? समझ रहे हो? नॉन पार्टिसिपेटिंग पार्टनर, वो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। है ना? लिस्ट ऑफ द कंपनीज कब मिलेगी? क्या करोगे लेके? 1 महीना लगेगा मिलने में। ठीक है, चलेगा? ठीक है, मैं दूंगा ब्रो। आपको कुछ भी उतावला नहीं होना है किसी भी चीज के लिए। शांत रहो। आई एम रेगुलेटिंग द प्रोग्राम, डोंट वरी। ठीक है। इक्विटी रिसर्च में है ना, मेरे को खोजी कुत्ता नहीं बनना है। पार्डन माय वर्ड्स, बट ये सबसे अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूं आपको। इवैल्यूएशन में आपको खोजी कुत्ता नहीं बनना है, स्निफर डॉग नहीं बनना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है ये चीज। है ना? आपको सुनना, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आज आप न्यूज रीड कर रहे हो, न्यूज रीड करते करते ओला इलेक्ट्रिक की कोई न्यूज मिली आपको जिसमें भावेश कुमार को रोस्ट करा गया है। क्या वो न्यूज आज आप चलते चलते पढ़ लोगे? बिल्कुल पढ़ लोगे। क्या आप इक्विटी रिसर्च में होते तो आपको पढ़ना चाहिए थी? बिल्कुल पढ़ना चाहिए थी। मेरी बात समझने की कोशिश करना। लेकिन एज अ वैल्यूएशन स्टूडेंट, एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्टूडेंट, मैं वो चीज नहीं पढ़ूंगा। मैं उसको स्किप कर दूंगा अगर मेरे पास टाइम नहीं है। द रीजन इज, एंड मैं तब करूंगा जब, क्या मुझे ओला की पूरी स्टोरी पता है कि ओला में क्या हुआ है, ओला कैसे नीचे गिर रही है ना? भावेश कुमार अपना कंटिन्यूस बेसिस पे अपने स्टॉक्स को प्लेज करे जा रहा है। ही इज जस्ट सेलिंग हिज स्टॉक्स ब्रो टू द बैंक्स। यही हो रहा है, ट्रस्ट मी। ठीक है, कंपनी के जो नए मॉडल्स हैं वो बिल्कुल तरीके से उन्होंने पिकअप खत्म कर दिया। देयर इज नो ट्रैक्शन, बिजनेस ट्रैक्शन लेफ्ट। जो बिके हुए मॉडल है उनकी सर्विस नहीं हो पा रही है। एवरी वन इज क्राइंग इन द नेम ऑफ ओला। दैट इज हैपनिंग इन ओला। क्या बिजनेस खत्म है? या इट इज अ डिक्लाइनिंग कंपनी? यहां पर मेरी स्टोरी खत्म हो गई। एज अ स्टूडेंट ऑफ वैल्यूएशन मेरे को इतना आता है मेरा। हाँ, अगर तूने तेरा प्रोजेक्ट ही ईवी पे ले लिया है, मान ले कि तू वैल्यूएशन ही एथर पे कर रहा है, तो क्या तेरे को ओला को बहुत क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा? तब ओला को ट्रैक करना पड़ेगा, है ना? लेकिन तब किसी सीमेंट कंपनी के ऊपर अगर कोई स्टोरी डेवलप हो रही है तो आपको उस स्टोरी को ट्रैक बाय ट्रैक, मतलब डॉट बाय डॉट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है ना? वो हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। सर, मुझे किस तरह की न्यूज़ ट्रैक करनी चाहिए? आपको इस तरह की न्यूज़ ट्रैक करनी चाहिए जो किसी बिज़नेस के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज करे। उस कंपनी के बिज़नेस करने के तरीके को चेंज करे। मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझाऊँगा। अभी मैं आपको लाइव दिखा दूँगा। 2 मिनट देना बस मेरे को। जुबिलेंट फूडवर्क ने एक नया ब्रांड स्टार्ट करा है ग्रीक योगर्ट का। ये इक्विटी रिसर्च के लिए 15-20% का इम्पैक्ट है। मैं जब इसको एनालाइज करूंगा तो क्या मैं इस लेवल पे एनालाइज करूंगा कि आज जो जितना वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन को लॉन्ग टर्म में ये कितना खींच के लेके जाएगा।
आगे। तो सर उसके लिए कैसा एनालिसिस करना है? उसके लिए एनालिसिस आपको क्या ग्रीक योगर्ट के मार्केट्स पे करना है? क्योंकि इंडिया में व्हाट इज़ ग्रीक योगर्ट? जमी हुई लस्सी ब्रो। येस और नो? फ्रोज़न लस्सी है ना, और क्या अपन लस्सी के नाम पे पी रहे हैं। दही में शक्कर है भाई, चक्के में शक्कर है, श्रीखंड है। समझ रहा है? वही है ग्रीक योगर्ट। बस उसके अंदर क्या है, मिल्क पाउडर डाल के उसको और क्रीमी कर रहा है वो, तो ग्रीक योगर्ट बोल रहा है आदमी। दैट्स इट, श्रीखंड है वो। ये नाक मुंह चढ़ते अपने वैसी चीज है। ठीक है। सो द आइडिया ओवर हियर इज कि क्या उसका इतना मार्केट पोटेंशियल है? अगर मैं उसको एज अ अलग बिजनेस ट्रीट करूं 2 मिनट के लिए, तो मैं यहां पर कितनी ग्रोथ अचीव कर सकता हूं फ्यूचर में? मेरे भविष्य में आने वाले कैश फ्लोज जो कंपनी में आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद आएंगे, उन पर ये आज की न्यूज कैसे इंपैक्ट करेगी? ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ वैल्यूएशन एनालिस्ट। ये चीज समझना आपके लिए, क्या रेगुलर बेसिस पे आपको मर्जर्स और एक्विजिशंस को टैप करना चाहिए क्या इंडिया में? जैसे कि मैं आपको 2 वेबसाइट्स के नाम बताता हूं, समझना। सर हमें कौन सा न्यूज पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब बता दूंगा बाद में। अभी मैं आपको 2 वेबसाइट्स के नाम बताता हूं। क्या इन दोनों वेबसाइट्स को डेली बेसिस पे ओपन करके देखेंगे अपन? है ना? नंबर 1 इज कैप टेबल। नंबर 2 योर स्टोरी। नंबर 3 स्टार्टअप टॉकीज। कोई और है क्या ऐसी? captable.com है, वो गूगल सर्च कर ही लोगे। ठीक है, आप समझ गए ना कितने लोग हैं जिनको क्लिक करेगा कि मैं किस तरीके की वेबसाइट की बात कर रहा हूं? ये सारी क्या वो वेबसाइट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे मर्जर्स और एक्विजिशंस को इंट्रैक्ट ट्रैक करती हैं, है ना? अपने टेक क्रंच, ये सिर्फ टेक कंपनीज के लिए। सर आई रीड स्टोरी वंस इन अ वाइल। नो, चित्तौड़गढ़ नहीं करनी है, नहीं करनी है मेरे भाई। ठीक है, वो चित्तौड़गढ़ डॉट कॉम पे आ गया। बोले चित्तौड़गढ़ करनी है क्या? नहीं नहीं, चित्तौड़गढ़ नहीं करनी, चित्तौड़गढ़ आईपीओ के लिए। ठीक है, चित्तौड़गढ़ नहीं करेंगे अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर अब मैं इन चारों पांचों को अलग अलग कैसे रोज खोल के देखूं? तो उसके लिए है ना, आप एक ऐप यूज करो जिस ऐप को बोला जाता है फीडली। अब इस ऐप को कैसे यूज करना है, इसको आप यूट्यूब करो। आप बड़े हो चुके हो। टेक क्रंच, अरे बाप रे, राइटिंग समझ नहीं आ रही। मेरी राइटिंग इतनी सुंदर है कि अगर मैंने अच्छे से लिखी और मुझे मेरा वाला पेन मिल गया, ओ हो, ठीक है। अभी ठीक है, डॉक्टर से अच्छी नहीं, नहीं बहुत अच्छी राइटिंग है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ऐप है। ये ऐप क्या करेगा पता है? इस ऐप के अंदर है ना फीड्स आते हैं आपको। मतलब मैं ऐसे समझा देता हूँ, आप फीडली ओपन करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, वहां पर प्लस का बटन होगा। उस प्लस के बटन पे क्लिक करोगे और कैप टेबल की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, उस वेबसाइट की लिंक पेस्ट कर दोगे और ओके कर दोगे। फिर योर स्टोरी, फिर स्टार्टअप टॉकीज, फिर इंट्रैक्ट, फिर टेक क्रंच। इन चारों पांचों को अलग अलग आप ऐड कर लोगे। अब होगा क्या उससे ब्रो, ये पता है? जब भी इन पांचों वेबसाइट्स पे कोई भी नई पोस्ट आएगी, क्या वो पोस्ट आपको डायरेक्टली फीडली के फीड में दिखेगी आपके? डेफिनेटली आप जब क्लिक करोगे तो ओरिजिनल वेबसाइट ही ओपन होगी। ठीक है, बट क्या सारी नई पोस्ट जो आपने अभी तक रीड नहीं करी है, वो आपको एक साथ दिखना शुरू हो जाएगी? उसमें से आपको जो पोस्ट इग्नोर करनी हो वो इग्नोर कर लो, जो पोस्ट को बाद में रीड करना है उसको लेबल लगा के बाद में रीड कर लो। सर अकाउंट कहाँ क्रिएट करना है मैडम? फीडली का ऐप है ना, वहां क्रिएट करना है, फीडली के ऐप में। अब ये सब काम आपको खुद करना है भाई, मैं इस लेवल पे नहीं जा सकता कि मैं फीडली के ऐप में आपको इंस्टॉल करके बताऊं। ठीक है, मैंने इतना बता दिया, ये काम आप करिएगा। तो आपकी है ना नजर बनेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या बिक रहा है मार्केट में, किस वैल्यूएशन पे बिक रहा है मार्केट में। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखना। लेट्स ट्राई टू पार्टिसिपेट ओवर हियर। मुझे पता है अभी तक अपन ने वैल्यूएशन स्टार्ट भी नहीं करा, लेकिन मुझे ये भी श्योर है कि आप जवाब दे दोगे। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया, वो मेरे को बोलता है कि सर आप वैल्यूएशन सर्विसेज देते हैं क्या? मैं बोला नहीं, मैं नहीं देता। उसमें बहुत भसड़ होती है ब्रो। मतलब मैं जब लीडर्स बना सकता हूँ तो मैं वो काम क्यों करूँ जो लीडर कर रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हो?
जब मैं ऐसे बंदे खड़े कर सकता हूँ, ऐसे मतलब बंदे ने बंदे में जेंडर बायस हूँ मैं, अनबाय वैसा नहीं है, नो जेंडर बायस कि मैं बंदे खड़े कर सकता हूँ, है ना? ऐसे मेरे जेन ज़ी लैंग्वेज में बंदे बोल रहा हूँ कि बंदे खड़े कर सकता हूँ, तो व्हाई शुड आई रन बिहाइंड इट, राइट? आई विल क्रिएट द टीम, राइट? एंड दे विल डू द वैल्यूएशन, कर ही रहे हैं बच्चे जो हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने नहीं बट तू बता क्या है? तो ही टोल्ड मी कि सर एक एडटेक कंपनी कोचिंग बिज़नेस है, उनको वैल्यू कराना है। मैंने बोला क्यों कराना है? तो बोले दे आर प्लानिंग टू सेल इट। बोला ठीक है, लास्ट ईयर का टर्नओवर क्या है? मैंने ये पूछा। बोला 7.5 करोड़। तो आई वाज़ लाइक ओके, ये फिगर्स आप याद रखना, ठीक है? 7.5 करोड़ का लास्ट ईयर का टर्नओवर है। तो मैंने बोला कहाँ पर है कोचिंग? तो बोले सर बनारस में। बोला किस चीज़ की कोचिंग है? मैंने बोला सर आईआईटी जेईई की कोचिंग है। 7.5 करोड़ इज़ द लास्ट ईयर टर्नओवर, ठीक है? आईआईटी जेईई की कोचिंग है। आई वाज़ लाइक ओके। मैंने उसको पूछा एक काम कर, इसके लिए जस्ट डोंट हायर एनीवन, ये तो वैल्यूएशन मैं ही कर दूँगा और अपन फ़ोन पे ही कर देंगे, तू भैया को ले आ इधर। मतलब कॉल पे, कॉन कॉल पे पर्च कर दे, मैं अभी हाथों-हाथ ही बता दूँगा कितने में बिक जाएगी कंपनी। क्योंकि ये तो ऐसा बिज़नेस है जो मुझे पता ही है बैकएंड से कैसे चलता है। तो भाई साहब वो आए, मैंने पूछा पिछले 3 साल का टर्नओवर बताइए सर। ही सेड 7.5 करोड़, 7.8 करोड़, 7.2 करोड़। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है आपको लास्ट 3 इयर्स का टर्नओवर? 7.5 करोड़, 7.8 करोड़, 7.2 करोड़ फ्लैट। मैंने बोला यू आर स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 3 इयर्स। बोले नहीं सर वी आर स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 5 इयर्स। बोला ओके। तो मैंने बोला देखो आपको है ना 4, 4 एंड हाफ, 5 टाइम्स ऑफ योर रेवेन्यू आपकी एग्ज़िट मिल सकती है। मैंने उनको ये चीज़ बोली। आपको समझ में आया जो मैंने लाइन बोली आखिरी में? कि आपको आपके रेवेन्यू के 5 टाइम्स की एग्ज़िट मिल सकती है। तो बोले पीडब्ल्यू हमको खरीदने का बोल रहा है और वो दोनों पार्टनर्स को 2 पार्टनर्स है इसमें, उनको 1-1 करोड़ रुपए दे रहा है। तो मैंने बोला यार और वो 25 साल से पढ़ा रहे हैं, हाँ। तो मैंने बोला यार 25 ईयर्स से पढ़ाने के बाद अगर धंधा बंद कर रहे हो आप और 1 करोड़ रुपए घर लेके जा रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी फेलियर है, ठीक है। तो उसने बोला नहीं, मैंने बोला कुछ ना कुछ बात है। मैंने बोला और पीडब्ल्यू भी बकवास नहीं है ना, पीडब्ल्यू बेवकूफ नहीं है। द रीज़न इज़ मैंने किस बेस पे बोला पता है? क्योंकि मैं ये पाँचों वेबसाइट्स पढ़ता हूँ। क्या मुझे पता होता है जब पीडब्ल्यू कोई नई कंपनी एक्वायर करता है तो, कोई नया कोचिंग एक्वायर करता है तो, कोई छोटा कोचिंग एक्वायर करा, माइक्रो ब्रांड्स जो होते हैं ना छोटे-छोटे चलते हैं, राजकोट में चल रहे हैं, अकोला में चल रहे हैं, फिजिक्स वाला, ठीक है? सो जब वो एक्वायर करता है ना, तो समझ में आता है कहीं न कहीं लिखा होता है कि उसने 4 टाइम्स ऑफ द रेवेन्यू पे एक्वायर करा, 5 टाइम्स ऑफ द रेवेन्यू पे एक्वायर करा। एलन एलन जब एक्वायर करता है, वेदांतु वेरेंडा लर्निंग्स एक्वायर करता है, तब समझ में आता है, समझना। तो द आइडिया ओवर हियर इज़ मेरे को समझ में आया मेरा नहीं कुछ ना कुछ और कैच है। मैंने नहीं इसमें कैच क्या है ये बताओ? मेरा पीडब्ल्यू जैसी कंपनी 2 करोड़ रुपए ऑफर ही नहीं करेगी। बोले सर हमारे सर पे लोन है। मैंने बोला कितने का लोन है? तो बोले सर 11 करोड़ का लोन है। मैंने बोला अरे तेरी! आप बताओ मैं आपसे पूछूँगा इट इज़ अ केस स्टडी फॉर यू। कंपनी का पिछले 5 साल से फ्लैट रेवेन्यू है एंड 3 साल पहले कंपनी का जो लोन था वो 4 करोड़ था, अब बढ़ के 11 करोड़ हो गया है। क्या आप अब 4.5 का वैल्यूएशन दे रहे हो क्या? 37.5 करोड़ नहीं दे रहे हो। आइडियली वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? आइडियली देखो अगर मैथमेटिक्स से जाओ, तो सर अपन एक काम करते हैं, है तो कोचिंग कंपनी ना, तो अपन कोचिंग बिज़नेस को अलग रखते हैं, डेट को अलग रखते हैं। कोचिंग बिज़नेस को है ना अपन 4 के वैल्यूएशन पे दे देते हैं। तो 7 7.5 करोड़ है तो 30 करोड़ का वैल्यूएशन कोचिंग बिज़नेस का हो गया। इसमें से जो 11 करोड़ डेट देना है वो माइनस कर दो। क्योंकि ये तो डेट का पैसा है, चला जाएगा। तो क्या कंपनी कंपनी की कीमत डेट चुकाने के बाद 30 में से 11 घटाया, तो क्या 19 करोड़ बचनी चाहिए आइडली? आइडली बचनी चाहिए। सामने वाला क्या 2 करोड़ रुपए दे रहा है? सामने वाला 2 करोड़ दे रहा है, वो यही बोल रहा है। वो बोल रहे हैं सर 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, वो उनका कंडीशन है कि हम है ना पूरा का पूरा डेट आपका चुका देंगे और आप 2 करोड़ रुपए लेके एग्जिट कर जाओ। समझना, कोई बोल रहा है 4 टाइम्स किस बेसिस पर लिया? क्या मैंने रिलेटिव वैल्यूएशन करा यहां पर 4 टाइम्स का? क्योंकि मैंने पिछले 6 महीने, साल भर में जो 2, 4, 5 बार न्यूज़ पढ़ी,
है ना, कि एक कंपनी ने, एक कोचिंग ने दूसरी को एक्वायर करा, दूसरी ने तीसरी को एक्वायर करा। तो मोटा-माटा समझ में आया कि ये 3 से 5%, 6% के बीच में करते हैं। आपको बताऊँ, आश्चर्य होगा, 2022 में ये जो मल्टीपल था ये 10x का चलता था। आई एम नॉट किडिंग। जब अनअकैडमी और बायजूस फंडिंग उठा रहे थे ना, तब ये 10x का मल्टीपल था। 10x का मल्टीपल मतलब कि अगर आपकी 10 करोड़ रुपए की सेल है, तो क्या 100 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन खड़ा हो जाएगा आपका आके? 10 टाइम्स, राइट? आज वो कम होके 4x 5x हो गया है। बट बताओ ना, क्या, जो अपना मेन क्वेश्चन है उस पे आओ। 30 करोड़ का वैल्यूएशन, 11 करोड़ का डेट दिया, 19 करोड़ का तो रियल वैल्यूएशन होना चाहिए। 2 करोड़ का वैल्यूएशन निकाल के देने का क्या लॉजिक है? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पिछले लेक्चर से इसको लिंक करता हूं। क्या क्या वैल्यू और परसेप्शन के बीच में, प्राइस के बीच में डिफरेंस आ रहा है? क्या फिजिक्स वाले के लिए परसीव्ड वैल्यू उतनी नहीं है उसकी? सुनना मेरी बात। क्या होता है ना, कोचिंग बिजनेस जो होता है यूजुअली, भले ही वो ऑफलाइन कोचिंग भी हो, आप मेरे को बताओ, आप अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो भी जवाब देना। पिछले 3 साल से रेवेन्यू फ्लैट है, लेकिन डेट बढ़ गया है। इसका मतलब धंधा प्रॉफिट में है कि नुकसान में, ये बता दो। रेवेन्यू उतना ही आ रहा है, लेकिन उधारी 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। द बिजनेस इज इन प्रॉफिट और बिजनेस इज इन लॉस, बिजनेस इज इन लॉस। बिजनेस अपने लॉस की जो फंडिंग कर रहा है, क्या वो डेट ले लेके धंधा चला रहा है अब आगे? समझ रहे हो? ले लेके बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, करेक्ट? ऐसे बिजनेस में क्या सर्वाइवल रिस्क बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है? पता नहीं भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। अपन दे भी सोचो ना, पीडब्ल्यू ऐसे, कारण क्या है पता है? इस बिजनेस के पास व्हाट इज द मोट ऑफ दिस बिजनेस? द ब्रांड नेम इज द ओनली मोट। कि यार आज अगर ये बैच लॉन्च करेंगे तो बच्चे आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट द मोट ऑफ द बिजनेस। क्या बिजनेस मिसमैनेज हो रहा है? क्योंकि क्या ये एक आउटलायर बिजनेस है? कोचिंग इंडस्ट्री ऐसे ऑपरेट नहीं करती। आप बताओ, कोचिंग में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कोचिंग, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, पीछे बैकग्राउंड में समझो ना, ठीक है। कोचिंग में मोस्टली क्या मोटा पैसा लेके जाता है घर आखिरी में मालिक जो रहता है कोचिंग का, सारे खर्चे काटने के बाद। कारण क्या है पता है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मार्जिनल कॉस्ट बहुत कम है ना। देख, आज आप 200 लोग हो, 210 भी हो जाओगे तो मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा ना। 10 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है ना मेरे को। समझ रहे हो? और ये तो बहुत एक्सपेंसिव फीस वाले रेस्टोरेंट से, ये तो रेस्टोरेंट बोल दिया, ये तो बहुत एक्सपेंसिव फीस वाले कोचिंग्स हैं, ये सारे के सारे। ये तो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए लेते हैं ब्रो, एक 2 साल की कोचिंग के। समझ रहे हो? और यहाँ पर वॉल्यूम भी रहता है। तो मैनेजमेंट तो तू सही नहीं कर पा रहा है ना बिजनेस का, तो क्या यहाँ पर पीडब्ल्यू को एक एडिशनल रिस्क लग रही है क्या? यहां से मैं फिर से वहीं पर जाता हूं। वैल्यूएशन डिपेंड करता है 3 चीजों पे: कैश फ्लो, ग्रोथ और रिस्क। क्या इस कोचिंग के बिजनेस में कैश फ्लो, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है पूरा, क्या बनारस की इस कोचिंग के बिजनेस में कैश फ्लो सही चल रहा है या गड़बड़ आवे? गड़बड़ आवे। अप्रोक्सीमेट, बस कैसे भी करके सरवाइव कर रहे हैं ब्रो। द रीजन इज, एजुकेशन में कभी डाउनफॉल आई नहीं आज तक। एजुकेशन सेक्टर कभी डाउन नहीं होता, टीचर डाउन होता है, कोचिंग डाउन होती है, वो भी अपने कर्मों से। समझ रहे हो आप? यही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, ठीक है। बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है उन टीचर्स के लिए जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से पढ़ा रहे हैं और आज तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ बताओ, आप क्या लग रहा है आपको, जो पिछले 5 साल से 7 करोड़ के बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहा है? बनारस जैसा छोटा सा शहर है, देखो क्या ये सब चीजें आपके दिमाग में आ रही है कि बनारस जैसा छोटा सा शहर है, कितने ही लोग आएंगे? बनारस के आसपास के 3-4 जिले के लोग आ जाएंगे पढ़ने, 100-200 किलोमीटर दूर के। ये डायमीटर के बच्चे बनारस में आके पढ़ लेंगे, है ना। दूसरी चीज, जिस बच्चे को, जो व्यक्ति बिहार से बनारस भेज सकता है, क्या वो बिहार से कोटा भी भेज सकता है? बिल्कुल भेज सकता है। तो वहीं पढ़ा देगा, दिल्ली भेज के पढ़ा देगा, लखनऊ भेज के पढ़ा देगा। तो यहां पर, और दूसरी चीज, क्या बनारस में पिछले कुछ सालों में आईआईटी जेई की कोचिंग्स भी इंप्रूव हुई होंगी?
नंबर ऑफ कोचिंग्स भी तो इंक्रीज हुई होंगी ना, वो तो जेन्युइन चीज है ना, कंपटीशन तो आता ही है आपको, उसी के साथ तो सी कंपटीशन के साथ ही तो बिजनेस थ्राइव करना है आपको, कंपटीशन एंड बिजनेस गोज हैंड्स इन हैंड्स ब्रो। आप नहीं, वो कोई क्लेम नहीं कर सकता। ऑनलाइन ऑनलाइन इज द बिगेस्ट ऑप्शन। आप 2 लाख रुपए की फीस बोल रहे हो, 12 हजार रुपए में क्या पीडब्ल्यू का कोर्स मिल जाएगा मेरे को 11th का पूरा? 12 हजार में 12th का मिल जाएगा पापा। पैसे बचेंगे, एसआईपी कर देना, मेरे ही काम आएंगे। तो यार है ना, मेरा वैल्यूएशन का माइंडसेट बहुत अलग होगा। क्या मैं बिजनेस को जब भी देखूंगा तो स्टॉक खरीदने के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, या पूरा का पूरा धंधा खरीदने के पर्सपेक्टिव से देखूंगा? पूरा का पूरा धंधा खरीदने के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, है ना, कि अगर मैं इसको कंट्रोल, आप कभी भी बिजनेस को देखो, इसका ग्रोथ डगमगा गया, इस बिजनेस में क्या रिस्क कम है, ज्यादा है, या डगमग रिस्क है? बहुत ज्यादा रिस्क है भाई। कोचिंग के बिजनेस में सबसे बड़ी रिस्क। तो एज अ वैल्यूएशन एक्सपर्ट या एज अ वैल्यूएशन प्रोफेशनल, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एस्पिरेंट, क्या मुझे इमीडिएटली बिजनेस को 3 पैमाने पे नापना है? इसका कैश फ्लो कैसा आएगा, इसका ग्रोथ कैसा है, इसका रिस्क कैसा है? मैं और बताता हूं आपको, चलो बताओ। अडानी ग्रीन्स, अडानी टोटल गैस, कैश फ्लो कैसा लग रहा है आपको? क्या लगता है स्टेबल कैश फ्लो होगा? सोच के देखो, गैस की कंपनी, गैस साइक्लिकल बिजनेस है, ऐसे ही बिजनेस ही साइक्लिकल है। दूसरी कंपनी अडानी की, क्या सारे हथकंडे लगा देते हैं अडानी जी ऊपर नीचे करने में? समझ रहे हो, कभी कोई बड़ा ठेका मिल गया गैस का तो उस साल रेवेन्यू उछल गया, किस साल नहीं मिला तो नहीं आया। ठीक है, ग्रोथ, क्या ग्रोथ अच्छी लग रही है आपको? जब तक बीजेपी है तब तक कोई टच कर सकता है क्या अडानी को? कोई टच करने वाला नहीं है। जब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस के साथ भी वैसे ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेसमैन है ब्रो ये तो, है ना। बस यही लिटमस टेस्ट होगा ना एक आपका। जर्क क्या सिर्फ तभी लगेगा जब अगली सरकार अगर एनडीए की नहीं आती है तो, अगर अगली सरकार मान लो जो इंडी अलायंस है उनकी आ जाती है, तो क्या ये जर्क लग जाएगा? जर्क लगेगा, बट उनसे भी क्या संबंध बना लेंगे इजीली। तो ग्रोथ तो सही साट है। अच्छा, दूसरी चीज, ऐसे भी समझो ना सर, आप खुद बताओ, मैं आपके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं सर, एक गैस की कंपनी को कभी कोई सरकार बंद करना चाहेगी, पनिश करना चाहेगी? कभी नहीं सर, इट इज अ बिजनेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सर, है ना। सरकार पहले तो आपको गैस का धंधा करने नहीं देगी, लेकिन अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर बंद नहीं हो सकता वो बिजनेस। ये बात आप समझते हो ना? पावर का बिजनेस सरकार आपको करने नहीं देगी। करने नहीं देगी का मतलब क्या? पावर का बिजनेस परचून की दुकान खोलने जैसा है क्या, कि आप आए अपने 10 हजार रुपए 20 हजार का गल्ला भरा और आप स्टार्ट कर दिए बेचना? कैसी बात कर रहे हो भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के इतनी सारी अप्रूवल्स, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ क्रिएट करना, लाइसेंसेस जमाने भर के, ठीक है, वो सब क्रिएट करने पड़ते हैं आपको, तब आप पावर डिस्ट्रीब्यूटर, पावर ट्रांसमिटर, पावर सप्लायर बन पाते हो, पावर जनरेटर बन पाते हो। पब्लिक इंटरेस्ट की बात है सर। तो ग्रोथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या रिस्क बहुत ज्यादा है? सर रिस्क पता है क्यों ज्यादा है? समझना, क्योंकि प्रीवियसली अडानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक में क्या बाय डिफॉल्ट ज्यादा ही रिस्क है? आप खुद आप मेरे को बताओ, मैं नहीं बोलूंगा, किसी भी कंपनी के नाम के अगर अगर अडानी लग जाए, या ये पता चल जाए, जैसे कंपनी है पीएसपी प्रोजेक्ट्स, 3500 करोड़ रुपए की कंपनी है बस, 3500 करोड़, डेट उसका 150 करोड़ रुपए, तो नेग्लिजिबल मानो आप उसको, डेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, या होगा भी कितना। द आइडिया इज, अभी उसको अडानी ने खरीद लिया। अडानी बताओ, अडानी के लिए 3500 करोड़ रुपए की कंपनी क्या खिलौना है? उसके साथ खेलना है उसको आगे जाके। अपन ने बात करी ना, पुल पीनट्स है ना ब्रो, क्या करेगा पता है? उसका पहले भी ये काम करा है ना। क्या 3500 करोड़ की कंपनी को 10 हजार करोड़ रुपए की कंपनी बना देंगे अगले 2 4 5 साल के बुल रन में, जब भी कोई बुल रन आएगा, जहां पता चला कि रिटेलर के पास बहुत पैसा है? कुछ भी तो नहीं करना है, 3 4 म्यूचुअल फंड्स को बोलना होगा बस, 2 3 एफआईआईस को बोलना होगा बस, वो तो अपने ही बंदे खड़े हैं। ये सब चीजें करना बहुत ईजी होता है, यहाँ मार्केट का परसेप्शन चेंज कर रहे हैं लोग, ठीक है। 10 हजार करोड़ की कंपनी हुई, उसमें अपना 70% स्टेक है, 7 हजार करोड़ का अपने स्टेक की वैल्यू है। 7 हजार करोड़ के शेयर लेके बैंक के पास गए, बैंक से 5 हजार करोड़ का लोन ले लिया। बताओ जी, इससे बढ़िया कोई बंदा है? समझ रहे हो आप? तो अडानी जी के लिए तो खिलौना है ना ये। बाय डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्या अडानी इंटरप्राइजेज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क बढ़ेगी? बढ़ेगी। अडानी इंटरप्राइजेज जैसा सिमिलर बिजनेस मान लो ऐसा,
एक कंपनी है गोदरेज इंटरप्राइजेज लिमिटेड या टाटा इंटरप्राइजेज लिमिटेड, डॉट टू डॉट सेम बिजनेस है, डॉट टू डॉट। मैं इमेजिनेशन करने के लिए बोल रहा हूं आपको। क्या बाय डिफॉल्ट अडानी में आप रिस्क ज्यादा लोगे एज कंपेयर टू गोदरेज एंड टाटा? अब सर आप गोदरेज और टाटा कोई खड़ा कर रहे हो तो कोई क्या बोल देगा? समझ रहे हो? मैं एक्सट्रीम पे ही जाना चाहता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है? बाय द वर्च्यू ऑफ द थिंग्स ही डिड इन पास्ट, जैसा उनका मोडस ऑपरेंडी रहा है, क्या अडानी जी बहुत हाई रिस्क टेकर हैं? उनका जो नेचर है, बेसिक नेचर है जो उनका, वो हाई रिस्क टेकिंग का है। तभी तो फर्स्ट जनरेशन में इतना बड़ा पैसा बनाया ब्रो। नहीं तो कैसे बनता है इतना बड़ा पैसा? जो अंबानी फैमिली 2 जनरेशन में बना पा रही है, वो आप आके 30-40 साल में पीट रहे हो इतना पैसा। 20 साल की उम्र से आपने शुरू किया, आज 65-66 ईयर्स ओल्ड है। समझना, रिस्क ज्यादा है। तू मेरे को एक बात बता, मैं बोलता हूं तीनों में तेरे को 8% मिलेगा रिटर्न, या 10% का रिटर्न मिलेगा। तीनों स्टॉक्स में पैसा डाल, तेरे को 10% का रिटर्न मिलेगा। कहां पैसा डालेगा? अडानी में डालेगा? गोदरेज में डालेगा? टाटा में डाल के भूल जाऊंगा सर, गोदरेज में डाल के भूल जाऊंगा सर। मान लो अब अडानी और टाटा ही है, टाटा में डाल के भूल जाऊंगा। लेकिन मैं तेरे को बोलता हूं, तेरे को टाटा में 10% मिलेगा, अडानी में 17% मिलेगा। अब तू क्या, ध्यान से समझना, अब तू क्या थोड़ा सा इनडिफरेंट सा हो गया है क्या? मैं बोलता हूं चल एक काम करते हैं, तेरे को 19% दे दूंगा, तू बोलेगा सर डील डन, मैं अडानी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। मेरी बात समझना, यहां पर पता है आपने बैक ऑफ द माइंड में एक चीज कर ली। जब मैंने आपको बोला कि आपको मैं टाटा में 10% का रिटर्न देता हूं वर्सेस आपको मैं अडानी में 17% का रिटर्न देता हूं, मतलब 7% ज्यादा, तो आप माने नहीं। आपके लिए वो चीज इनडिफरेंस पॉइंट था, है ना? तो इसका मतलब आपके लिए अडानी में जो आप एडिशनल रिस्क ले रहे हो अपने पैसे को अडानी में डालने की, उसके लिए 7% का रिवॉर्ड क्या इनसफिशिएंट था क्या? तभी तो आप माने नहीं, नहीं तो मान जाते ना। जैसे ही मैंने आपको बोला 19%, अब आपको लगा 9% ज्यादा। तो ये जो मैं रिस्क ले रहा हूं ना, इसके लिए यार 9% एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगेन, क्या जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वही चीज रिपीट हो रही है? ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? आपको है ना, हर कंपनी पे ये पैमाना लगाना, ये लिटमस टेस्ट करना सीखना पड़ेगा। मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों की स्किल्स पे, ठीक है, आप लोगों के परसेप्शन पे, आप लोगों के विजन पे काम करूंगा। ये जो हमारी साइड टॉक्स होंगी एवीएफएम में, अगर मैं साइड में कोई टॉक कर रहा हूं मेरे चैप्टर को साइड में रख के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको एक कैजुअल टॉक कभी मत अज्यूम करना कि सर आप तो बस खींचे जा रहे हो, खींचे। आई विल नेवर डू दैट, ट्रस्ट मी। डेली मार्केट में जो मूवमेंट्स होगा मैं आपसे डिस्कस ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को कितनी इंपॉर्टेंट चीज आपको आगे पढ़ानी है। ठीक है, यहां तक आप सभी लोगों को एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। एक और चीज, मैं है ना आप लोगों को एक ऑर्डर ऑफ स्टडी दे दूंगा, जिसमें एक्सेल शीट होगी, गूगल शीट होगी, आपके पास उसका सिर्फ व्यू राइट होगा। उस शीट में क्या होगा पता है? आपके है ना सारे लेक्चर्स जो आपको देखने हैं, वो लयबद्ध तरीके से जमे होंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमे होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, द रीजन इज, मैं चाहता हूं कि कुछ सेशंस ऐसे हो जो आप घर पे देखो। क्या आप देखोगे? जैसे कि एक्सेल के बेसिक सेशंस, जो लोग एक्सेल में निंजा हैं कि सर मैं तो बिना देखे एक्सेल चलाता हूं, आपके लिए वो ऑप्शनल है, आपको नहीं देखना है ना? लेकिन कुछ बच्चे, कारण क्या है ना, मैं अगले सेशन से एक्सेल पे आ जाऊंगा सीधे। ठीक है, तो उसके पहले क्या मेरे को चाहिए कि आप फैमिलियरिटी देखो। फैमिलियर तो सब होना एक्सेल से, चलाना अच्छा आता है नहीं आता है वो अलग बात है। कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसको पता ही नहीं आज तक एक्सेल ही ओपन नहीं करा। एवरीवन इज फैमिलियर। तो अच्छा, और अगली क्लास में तो अब टाइम भी है, विल मीट अगेन ऑन मंडे। तो आपके पास तो 3 दिन का 4 दिन का टाइम है। ठीक है, स्लो है तो फास्ट हो जाएगा। कितने लोग हैं जो बिना माउस के एक्सेल यूज नहीं कर पाते हैं? यू कैन नॉट यूज एक्सेल विदाउट माउस। मेरे को उस लेवल पर लेके जाना है। क्या कीबोर्ड से हाथ नहीं हटेगा आपका? प्लीज, कृपा है मेरी, है ना? मतलब काउंट होना चाहिए आपके पास कि आप कितनी बार कीबोर्ड से हाथ हटा रहे हो। मैं बार बार उस चीज को एम्फेसाइज करूंगा।
ठीक है? तो मैं है ना आपको एक्सेल एक्सीलेंसी के कुछ सेशंस दूँगा, उसका नाम ही एक्सेल एक्सीलेंसी होगा, वो आप साइमल्टेनियसली देखिएगा साथ में, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको पीपीटी के भी फ्यूचर में कुछ सेशंस दूँगा, ठीक है? वो आप साइमल्टेनियस देखो, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, मैं अभी भी इसको क्लियर कर देता हूँ क्योंकि अभी सेकंड सेशन ही है, तो कोई इश्यू नहीं है। जब मैं आपको कांसेप्ट सिखा रहा हूँ लाइव में, तो उसका एप्लीकेशन मैं आपको लाइव में सिखा दूँगा, कि अप्लाई कैसे करें। लेकिन फाइनेंशियल मॉडलिंग एज़ अ स्किल जो होती है ना, कि आप और मैं मिलके एक एक्सेल शीट ओपन कर रहे हैं ब्लैंक और वहां से पूरा एक डिटेल्ड फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं। ये चीज लाइव सेटअप में इम्पॉसिबल है हो पाना, इम्पॉसिबल है। मेरी भी एफिशिएंसी गिरेगी, आप लोग बैठ के यॉर्निंग करते रहोगे बस। इसको पढ़ने का सबसे सटीक तरीका है कि मैं जब आपको सेशन देता हूं रिकॉर्डिंग में, ठीक है, तो आप 5 मिनट का सेशन देखिए, सेशन को पॉज कीजिए, एक्सेल में जाइए और उस चीज को रेप्लिकेट कीजिए। फिर 5 मिनट बाद आइए, 5 मिनट का सेशन देखिए, उसको एक्सेल में रेप्लिकेट कीजिए। क्या ब्लॉक बाय ब्लॉक कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पे फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्लेलिस्ट देखी है मेरी, उसके बाद आप आए हो? क्या आपको इफेक्टिविटी समझ में आई थी वहां पर? वही सेम मैनर में अपने को पढ़ना है। तो आप ये मत समझना कि सर आप तो हमको ये, मैं बोल रहा हूं आपको 20, 25, 30 घंटे के आपको रिकॉर्डिंग सेशंस जाएंगे, जाएंगे, मिलेंगे आपको 25 टू 30 आवर्स, 40 आवर्स के भी मिल सकते हैं अगर कोई पुराना अच्छा सेशन है तो। बट क्या ये क्या ये रिप्लेसमेंट ऑफ लाइव क्लासेस होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर अपने को टाइम मिलता है तो क्या हम ऐसी चीजें भी कवर कर सकते हैं जो मैंने कमिट नहीं करी है ब्रोशर में? बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि टाइम कितना मिल रहा है ना? जैसे कि बैंकिंग सेक्टर पे मैंने ऑलरेडी कवर करा हुआ है, अब मुझे बैंकिंग सेक्टर का वैल्यूएशन कवर करना है ना? कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं बैंक का। मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं आपको, ध्यान रखना एक चीज, एवरीथिंग डिपेंड्स कि अपने पास जो 4 महीने का टाइम है उसको अपन कितना इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। ठीक है? क्या ये चीज चलेगी सब लोगों को? आर यू गाइज विथ मी ऑन दिस? पक्की बात है? ठीक है, चल। सर अगर एक्सटर्नल मॉनिटर पे नहीं चलेगा, वो नहीं चल पाएगा। आप जो बोल रहे हैं ना, जैसे कि मैं लैपटॉप से उसको बड़े मॉनिटर पे चला दूं, वो नहीं चलेगा ब्रो। वो डुअल मॉनिटर पे भी नहीं चल पाएगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। दैट इज फॉर सिक्योरिटी रीजंस, वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो डिसेबल ही है। मंडे तक सारे लेक्चर देखने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यार आप लोगों के ना, अब ध्यान से समझना एक चीज और, मैं वैल्यूएशन माइंडसेट पे ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनाना है, मैंने आपको बोला, पता नहीं बोला नहीं बोला, बट मेरा कमिटमेंट है। मैं फिर से आपको एक बार बोलता हूँ, देखो, अब क्या मुझे, वैसे तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे भी क्या मुझे आपसे किसी भी तरह की लफ़्फ़ाज़ी करने की ज़रूरत है? यार अब तो आप क्लास में आ ही गए हो ना। अब मैं आपको क्यों प्लीज़ करने की कोशिश नहीं, मैंने कभी करी भी नहीं, बट मैं अब क्यों करूँगा? ठीक है? मेरा आपको कमिटमेंट है, मैं जो बोलता जा रहा हूँ आप करते जाना। आप क्या पूरी तरीके से पॉलिश्ड हो जाओगे अगले 4 महीने में, 100%। ठीक है? अब एक चीज़ समझना, यू विल ऑलवेज़ ड्रेस वेल। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैंने ये बोला कि आपको H&M से कपड़े खरीद के, ज़ारा से कपड़े खरीद के पहनने हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? मैं घर पे भी, यानी घर पे भी, यानी सोबर, आप जब बाहर निकल रहे हो, आपको क्या बहुत मैटर करेगा हाउ यू लुक, हाउ यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ। आप अपना ऑरा कैसे दे रहे हो सामने वाले को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉयज़ हैं, ये ये ऐसे नहीं चलेगा, है ना? अगर बढ़ाना है तो इट हैज़ टू बी वेल ट्रिम्ड ऑल द टाइम। जस्ट बिकॉज़ मैं घर पे हूँ सर, कोई काम नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है। या तो सीख ले या फिर जाके ₹50 दे के आ नाई को, बट वो काम कर। ठीक है? गर्ल्स हैं, आई वोंट कमेंट इट, आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रक्चर्ड रहते हो। आप है ना, आपको बोलने का लहज़ा बदलना पड़ेगा। जैसे जब बुंदेलखंडी बच्चा, कितने लोग हैं जिनका डायलेक्ट दूसरा है हिंदी में? दे आर इन हिंदी, मतलब हिंदी बोलते हैं बट शुद्ध हिंदी। जैसे मैंने आपको बोला ना अभी, शुद्ध हिंदी। आप देख रहे हो मेरी हिंदी शुद्ध है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के उस बेल्ट का हूं जहां पर बिना किसी कोई डायलेक्ट के एकदम शुद्ध उच्चारण करा जाता है हिंदी का, हिंदी भाषा का। ठीक है?
तो कोई गुजराती है, यूपी, बुंदेलखंडी डायलेक्ट, सर हम कह रहे हैं ना, आपको हम कह रहे हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, बोलने सुनने को ही तैयार नहीं, समझ रहे हो आप? बोलने ही नहीं दे रहा हमको कुछ। तो वो क्या आप मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ ब्रो आपको। अरे यार इफ हिंदी इज़ वेरी वीक आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू ये इंग्लिश में भी आएगा ना, डायलेक्ट तो इंग्लिश में भी आएगा ना अगर बोलते हो तो। हैदराबादी हाउ आर यू बोलता है, राइट? हाउ आर यू कर रहे, समझ रहे हो आप? मराठी में भी सतारा पे एकदम टच आता है। औरंगाबाद की मराठी बहुत अलग है बोलने का तरीका। नागपुरी व्यक्ति बात कर रहा है मेरे से समझ में आता है कि नागपुरिया उस बेल्ट से ही है। समझ रहे हो? हाँ, फैक्ट है ये, ठीक है? तो समझना प्लीज़, इस पे क्यों काम करना पड़ेगा पता है आज से? सर ये आप क्या बात कर रहे हो? व्हाई शुड वी वर्क हार्ड ऑन इट? द रीज़न इज़ ये 15 दिन में चेंज नहीं होगी, इट इज़ अ हैबिट। क्या 3 महीने तक कॉन्शियसली इस पे काम करना पड़ेगा, कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा, ठीक है? सर मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, मैं क्या करूँ? कितने लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा मतलब भाई, आप अगर श को स बोल रहे हो तो आपको पता है उसके बाद भी आप बोल रहे हो, कि सर एकदम शुद्ध बोल रहा हूँ मैं आपसे, है ना? शुद्ध नहीं होता, वो शुद्ध होता है। क्या होगा ना आज आप श को हिंदी में श बोल रहे हो तो इंग्लिश में भी तो जो श का प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है? तो वो आप शीशम ही बोलोगे ना, समझ रहे हो आप? श को सौ बोल दोगे ना वहाँ पर भी, प्रॉब्लम हो जाएगी। द आइडिया समझना अगेन सर नॉलेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे मेरे लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट जो तेरे को हायर कर रहा है उसके लिए और 50 चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो तेरे को अपने क्लाइंट से मिलने भेजेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आज नहीं तो कल भेजेगा। उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ब्रो। कितने लोग हैं जो इंग्लिश में नहीं बात कर पा रहे हैं फॉर वन रीजन और अनदर, ठीक है? उसका सिर्फ एक कारण है, अपनी वोकैबुलरी बहुत कमजोर है। क्या हम 150 रुपया खर्च कर सकते हैं पहली बुक रिकमेंडेशन मेरी एवीएफएम की ऑफिशियल, जो मैं फोर्स करूंगा आपको कि आपको खरीदना है? हो सकता है आप लोगों के पास ऑलरेडी वो किताब हो बहुत सारे, या आपने पहले कभी वो किताब खरीदी हो जीवन में, ठीक है? द नेम ऑफ द बुक इज, और इससे आसान कोई तरीका नहीं, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, ठीक है? वो तो हिंदी में बात करता हूँ मैं, बट ट्रस्ट मी आई कैन टेक द एंटायर क्लास इन इंग्लिश इन द सेम zeal एंड सेम enthusiasm, राइट? इट इज जस्ट दैट कि हिंदी इज माय मदर टंग, तो मैं ज्यादा नेचुरल होता हूँ उसमें जब मैं बात करता हूँ, तो कोई डिस्कनेक्ट फील नहीं होता है, ठीक है? अगेन द आइडिया ओवर हियर इज कि यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग इट। कितने लोग हैं जिन्होंने किताब पहले समझी है? या कैट प्रिपरेशन में पढ़ी थी, वापस पढ़नी है, वापस पढ़नी है। दूसरी चीज, कितने लोग हैं जो वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं? अंग्रेजी वेब सीरीज देखते हो लेकिन हिंदी ऑडियो में देखते हो, अंग्रेजी वेब सीरीज देखते हो लेकिन हिंदी ऑडियो में देखते हो, ठीक है? कितने लोग हैं? समझना, बंद कर दो देखना तत्काल रूप से। वेब सीरीज देखना नहीं, वो तो देखो, मूवीज देखना बंद मत करो। हिंदी ऑडियो में कन्वर्ट करके देखना बंद करो, डबिंग में, हिंदी डब में। उसको इंग्लिश में ही देखना है एंड बिना सबटाइटल के नहीं देखना है। मैं बताऊंगा, आप मानोगे नहीं, आई एम नॉट किडिंग, लेकिन मैं कन्फेस करता हूँ एक चीज। डिस्पाइट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, डिस्पाइट बीइंग सर्टिफाइड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, वन ऑफ द टॉप प्रोफेसर्स ऑफ वैल्यूएशन, I cannot watch a Hindi English movie or English web series without subtitle. I cannot watch it. मेरे को सबटाइटल चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरे को समझ नहीं आता। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश? क्या आज भी दिक्कत होती है क्या? कारण क्या है ना, हर आदमी उस एक्सेंट में बात नहीं करता ना। लेकिन पता है आपको, जब आप सबटाइटल्स के साथ देखते हो ना, तो आप मैं बताऊं क्या होता है, आपके अंदर है ना अंग्रेजी में इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं आपकी इंग्लिश के अंदर, ठीक है? डैड कुड यू प्लीज शट द डोर, ठीक है? अब आप बोलोगे तो आप बहुत फ्लैट बोलोगे कि डैड कुड यू प्लीज शट द डोर, डैड कुड यू प्लीज शट द डोर, ठीक है?
है ना? लेकिन आप जो वेब सीरीज में देख रहे हो चिल्ला, डैड कुड यू प्लीज शट द डोर व्हेन यू गो। नहीं, नो, द आइडिया इज यू नो हाउ टू पुट द इमोशंस इनटू दैट। तीसरी चीज, आपकी इंग्लिश जो नहीं निकल पा रही है ना, उसके दो प्रमुख रीजन है। एक, आपकी वोकैबुलरी खराब है, वो इससे ही सुधरेगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप कितना भी कुछ कर लेना भाई, देख मैं तेरे को वो चीज पे वाउच कर सकता हूं जो मैंने करा है, और वो चीज हो गई है। मैंने इससे काम करा, मेरा काम हो गया, ठीक है। बट वोकैबुलरी के साथ आपको क्या माहौल चाहिए, माहौल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना काम नहीं हो पाएगा भाई। सर व्हाट इज माहौल, ठीक है। व्हाट इज माहौल? माहौल मीन्स डू यू नीड द इन्वायरमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल अराउंड यू, राइट? द इन्वायरमेंट, है ना, कि लोग तेरे आसपास अंग्रेजी बोले। मैं आपको बताता हूं, जितने लोग बॉम्बे के हैं, कितने लोग हैं जो बॉम्बे से हैं, आई एम प्रिटी श्योर आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा हूं। एम आई राइट? अंग्रेजी अपनी नॉर्मल है, बिल्कुल अपन कन्वर्स कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया में कहीं भी बात करके आ जाएंगे, समझना। क्या आपके घर पे इंग्लिश बोली जाती है? क्रिश्चियंस होंगे तो डेफिनेटली यस, बाकी तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो गुजराती मराठी बोलते हैं। बट क्या आपको इन्वायरमेंट वैसा मिला है आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, जब आप कम्यूटर्स में किसी कलीग से बात कर रहे हो, कम्यूटर में किसी से बात कर रही हो, ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। बॉम्बे में इंग्लिश इज अ गो टू लैंग्वेज। आदमी अंग्रेजी में ही बात करता है, पता नहीं फॉर व्हाट रीजन, है ना। मतलब वो सिर्फ पॉपकॉर्न वाले भैया को नहीं बोलते कि भैया कुड यू प्लीज गिव मी पॉपकॉर्न, बट बाकी सारी एक दूसरे से बातें इंग्लिश में होती। रोल खा रही है, रोल खा रहा है, वो कॉलेज के बाहर खड़े होकर और अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात कर रहा है। मैं मेरे दोस्त से इंग्लिश में बात नहीं करता था। वहां पर माहौल मिल रहा है ना, उनको तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप यूपी बिहार के टीयर 2 टाउन से हो, तो क्या अगर अंग्रेजी में 2 लाइन भी बोल दूँ तो सब लोग देखने लग जाते हैं कि ये क्या हो रहा है? ठीक है, कौन है ये? दिल्ली में भी सेम वैसा ही है आजकल, दिल्ली में भी सेम। मेट्रोज़ है तो देयर इज़ नो इश्यू अबाउट इट। व्हाई आई एम एड्रेसिंग दिस थिंग राइट नाउ पता है? क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एड्रेस करना। ठीक है, एज़ अ मेंटर आपको जब मैं गाइड करूँगा, तो ये चीज़ हमें क्या आज से ही काम शुरू करना है इस पे, आज से ही। सर ये माहौल कैसे मिलेगा? देखो अगर पैसा खर्च कर सकते हो ना, तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स है क्या, जहाँ पर आपको इंग्लिश में वो ट्यूटरिंग करते हैं 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए। दूसरा, अगर कभी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं हैं, ठीक है, तो आप फ्रेंड्स आपस में बात कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर बात नहीं कर रहे हो, तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे गाइडेड वीडियोज़ होते हैं, है ना? जहाँ पर आप कन्वर्सेशन उनके साथ कर सकते हो। थोड़ी गाइडेड कन्वर्सेशन होगी बट कर सकते हो। देयर इज़ नो रीज़न कि सर मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे को कोई मिला नहीं। कोई नहीं मिला ना, तो छोटे भाई-बहन को बिठा के उससे इंग्लिश में बात करना। कोई मान ले सर मैं तो अकेला ही हूँ, ठीक है? मतलब मैं तो बिल्कुल ही अकेला हूँ, है ना? तो वेरी गुड रिज़वा, बहुत अच्छा। क्या आपको कस्टमर केयर को फ़ोन लगा देना चाहिए? सारे बैंकों के कस्टमर केयर में फ़ोन लगाओ, प्रोडक्ट्स को समझो इंग्लिश में, डिटेल में, सारी इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या फ्री होते हैं बिल्कुल बैठ के, एकदम फ्री होते हैं, ठीक है? अगर कार के शौकीन हो, कार कंपनी में फ़ोन लगाओ, डिस्ट्रीब्यू पूरा समझो उससे, इंग्लिश में बात करो। कारण क्या है, वहां पर है ना, आप अगर खराब भी इंग्लिश बोलोगे तो वो पेनलाइज नहीं करेगा। होटल में बात करो, ताज होटल में, अरे बात करना कभी ताज होटल फोन लगा के, तू समझेगा ये तो अलग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मार्स वाली इंग्लिश है भाई। हिल्टन में बात कर, जस्ट डायल में बात कर ब्रो, सबके नंबर निकलवा लो, ढोलक वाला, ये वाला, वो नंबर कहाँ से मिलेगा यार? अब ये तो आपको समझना भाई। मैं मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक्सेल में आपको सारे होटलों की लिस्ट नंबर दे दूं, तो वो भाई, ठीक है, मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, वैल्यूएशन स्कूल को परेशान करो, नहीं, नहीं वैल्यूएशन स्कूल को परेशान मत करो, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, ठीक है। पॉलिसी बाज़ार को आप सिर्फ रजिस्टर कर लो, बाकी सारी डेली बेसिस पे क्या आपकी कॉलिंग हो जाएगी, वो डिट्टो ध्यान रखेंगे 3 बज गई सर को कॉल करना है, डेली, ठीक है। वो आप नहीं चाहोगे तो भी आपके सेशंस लेगा वो, इंग्लिश स्पीकिंग के, ठीक है। तो प्लीज़ इतना कीजिए, ठीक है, जोक्स अपार्ट। ये अगर आगे तकलीफ रही ना कि सर मतलब आज से 4 महीने बाद आप मेरे पास आए और आप मेरे को बोल रहे हो कि सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। अगले 3-4 महीने में अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि कहीं पर भी कि सर मैं किसी भी तरह से लैग कर रहा हूँ,
तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। मैं तो आगे भी आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, डोंट वरी। बट एटलीस्ट आप अगर अभी काम कर रहे हो ना, तो कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, अपन डिस्कशन ग्रुप्स भी जल्दी बना लेंगे, ठीक है? एंड फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में।